नमस्कार दोस्तों। स्ट्रेटजी के आखिरी पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं कि साहब जून और दिसंबर की जो नेट जेआरएफ की तैयारी है उसके लिए हमारी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए। तो हमने यूनिट संख्या 1 से कहानी शुरू की थी। किस यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, कौन कौन सी यूनिट्स ऐसी है जो मुझे पढ़नी अनिवार्य है, कौन सी यूनिट ऐसी है जहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वॉट सारे क्वेश्चंस की हमने चर्चा करने की कोशिश की। और आज आखिरी वीडियो, क्योंकि कल 1 तारीख से जो है आपका बैच शुरू हो जाएगा। कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर इसके अलावा और कोई बैच नहीं होगा क्या, फिर उसके बाद क्या होगा। बैच ऑनलाइन है, ऑनलाइन में देखिए हर 15 दिन में, हर महीने में बैच शुरू होते हैं, वो बात नहीं है। रिजल्ट के बाद जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के बाद ये पहला बैच है, ठीक है। तो बाकी तो बैचेस तो साल भर चलते हैं, हर महीने बैच बनते हैं। हर महीने जब बैच बनते हैं तो उसके हिसाब से आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। डिफरेंस अगर कोई आता है, फ़र्क अगर कोई आता है तो आपकी फ़ीस को लेके आता है। कुछ बैचेस में आपकी फ़ीस ज़्यादा हो जाएगी, जब हमें लगेगा कि अब एडमिशन नहीं लेने हैं तो क्या करेंगे, तो हम फ़ीस ज़्यादा कर देते हैं। क्या ठीक है, फ़ीस इतना कर देते हैं कि बच्चा नहीं आ पाए एक बार के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। बाकी और कुछ नहीं रहता है। पहला बैच होता है हमारा, तो जो एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद जो पहला बैच होता है उसमें ऑलमोस्ट हमारी फीस जो है वो 40 to 50% लेस करके एडमिशन देते हैं, और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू चलते रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं इसी वक्त एडमिशन लेते हैं। इसलिए यूनिट संख्या 9 और यूनिट संख्या 10 की चर्चा करने की कोशिश करेंगे आज हम। एक तरह से सबसे टिपिकल माना जाता है यूनिट संख्या 9 को। जो बच्चे नेट की तैयारी करते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं इस चीज़ को। कि बच्चे बड़े घबरा जाते हैं इस चीज़ को देखकर कि सर यूनिट संख्या 9 बड़ा ही टफ है, ये तो यूनिट संख्या 9 की तैयारी किस प्रकार करेंगे। देखिए यूनिट संख्या 9 जो है अपने आप में लॉजिक का सेक्शन है। जिन बच्चों का लॉजिक वीक है, या जो बच्चे लॉजिक में बिल्कुल भी ग्रिप नहीं रखते हैं, या जो कहते हैं कि सर मेरा मैथ्स बहुत वीक है, तो ऑब्वियसली बात है मैं लॉजिक में कुछ नहीं कर सकता हूँ, उनके लिए मेरी एक ही राय है, इस यूनिट को छोड़ दीजिए। दैट्स इट, सिंपल राय है, छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने खूब एफर्ट्स किए हैं, खूब मैंने मेहनत की है, फिर भी मुझे लॉजिक्स नहीं आया, तो मान के चलिए कि आप इस पर समय ज़ाया ना करें। सीधी सी राय है। फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोग नॉर्मली पढ़ते रहते हैं, फर्स्ट पेपर में भी आपने देखा होगा, जैसे कि वेन डायग्राम। आप ना चाहते हुए भी एक दो क्वेश्चंस इसके सही कर सकते हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। दूसरी बात, ये मैथमेटिक्स का सेक्शन है, मैं कहूँ कि गणित का सेक्शन है। तो गणित में दो ही चीजें होती है, या तो आपका आंसर एकदम सही होता है या एकदम गलत होता है, वहां बीच में कुछ नहीं रहता है। वहां पॉसिबिलिटी या तो 0 है या 100 है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो मान के चलिए यहाँ से स्कोर बहुत अच्छा आ सकता है आपका। कुछ फेवरेट टॉपिक्स रहते हैं एनटीए के, या पहले भी रहते थे यूजीसी के, बट फिर भी लॉजिक्स को लेकर प्रिडिक्शन करना अपने आप में कहूंगा कि गलत है। एक एक टॉपिक पे हजारों क्वेश्चंस हैं, मैथ्स की जैसे काम होता है, कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको हम नहीं कह सकते। बट फिर भी जैसे ट्रूथ एंड वैलिडिटी है, कैटेगोरियल सिलोजिज्म है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशंस है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है आपका। इसके अलावा अगर मैं क्वांटिफिकेशन की बात करूं, वेन डायग्राम की बात करूं, ठीक है, डिडक्टिव और इंडक्टिव लॉजिक की बात करूं, तो ये कुछ 5-6 टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। लॉजिक पढ़ने का एक ही तरीका है, टॉपिक कम पढ़िए, उसके क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व कीजिए। एक बार दिमाग में पैटर्न सेट हो गया कि साहब ए के बाद बी आता है, उसके बाद आपको लॉजिक के तरफ से टेंशन की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा हूं, अगर किसी बच्चे को 1% भी ये लगता है कि हाँ यार लॉजिक में कर सकता हूं, तो वो रिस्क ले, लॉजिक पढ़े। अगर किसी बच्चे को 1% भी ये लगता है कि मैं लॉजिक नहीं कर सकता हूं, तो वो अपना समय जाया ना करें। इसके अलावा भी 9 यूनिट आपके पास है। 9 यूनिट मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 80 से 90 क्वेश्चंस आपके पास हैं। लॉजिक्स के अंदर कभी 20 क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूं कि 80 से 90 क्वेश्चंस का एक गैप आपके पास है। अगर आप उस 80 से 90 क्वेश्चंस के अंदर भी
70 से 80% क्वेश्चन सही करके आ जाते हैं तो आपका जेआरएफ है। वहां कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि जिसको लॉजिक्स नहीं आता उसका जेआरएफ नहीं होगा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश कीजिए। हमारी क्या है, एक मानसिकता रहती है। कभी आपने देखा होगा जैसे कि आपके मुंह के अंदर कोई दांत अगर टूट गया है तो जबान बार बार उसी जगह पर जाके हिट करती है। ये मानवीय स्वभाव है। इसी तरीके से आपके सिलेबस के साथ होता है। अगर कोई यूनिट मुझे नहीं आती है ना, तो मैं ज्यादा उसी पर फोकस करने की कोशिश करता हूं। मुझे 9 नहीं आती, मुझे 9 नहीं आती, मुझे 9 नहीं आती, मुझे 9 नहीं आती। अरे भैया, उसके अलावा भी 9 यूनिट है, वो आती है क्या? अगर वो आती है तो आपका नेट जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता। और अगर केवल लॉजिक्स आती है और बाकी यूनिट्स नहीं आती है तो भी आपको कोई नेट जेआरएफ नहीं देगा। समझ रहे हैं बात को? तो लॉजिक्स एक ऐसी यूनिट है, पहले तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता था, बट अभी जो एनटीए का पैटर्न है, यूनिट वाइज सेक्शन वाइज अलग अलग चीजों को डाल दिया गया है, एक क्वेश्चंस का रेशियो फिक्स कर दिया गया है। ऐसे में उन बच्चों के लिए जिनको कुछ यूनिट्स में दिक्कत रहती है, उनके लिए गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं तो कह रहा हूं, मान लीजिए पूरी की पूरी आपने लॉजिक्स छोड़ दी, पूरा लॉजिक्स ही आपने छोड़ दिया, एक क्वेश्चन नहीं किया मैंने एग्जाम में लॉजिक का, 12 से 15 क्वेश्चंस लॉजिक के थे, मैंने एक क्वेश्चन टच नहीं किया लॉजिक का। ओवरऑल मैं एग्जाम के अंदर 75 के आसपास क्वेश्चंस करके आया, लेकिन मेरा रेशो बड़ा अच्छा था, ऑलमोस्ट 65 के आसपास मेरे क्वेश्चन सही हो गए। फर्स्ट पेपर में ऑलमोस्ट 35-40 के आसपास मेरे क्वेश्चन सही हो गए। मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, मैं पास हूं। समझ रहे हैं बात को? तो लॉजिक्स नहीं पढ़ना आपकी मर्जी है, पढ़ना आपकी मर्जी है। ठीक है, जिन्होंने एडमिशन लिया है उन्हें तो हम पढ़ाएंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मैं वो बात नहीं कर रहा। जो बच्चे स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो 9 यूनिट को लेकर, लॉजिक्स को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। अब समय आता है उस यूनिट का जिसको मैं कहूंगा कि ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको आप पढ़े चाहे ना पढ़े, आप इसके तकरीबन 5 क्वेश्चन सही करके ही आएंगे, ये मैं कागज पे लिख के दे सकता हूँ आपको। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि भैया ये करंट अफेयर जैसा थोड़ा सा मामला है। यहाँ जो क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। मीडिया का समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक चिकित्सा अधिकारी की मरीज के प्रति क्या सहनशीलता, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, एक बिजनेसमैन की अपने कर्मचारियों के लिए किस प्रकार का व्यवहार रखने की नसीहत दी जाती है। आप कहेंगे सर ये तो कोई भी कर सकता है, बिल्कुल कोई भी कर सकता है। अप्लाइड फिलॉसफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अप्लाइड फिलॉसफी को जानने की जरूरत है, क्योंकि फिलॉसफी आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। अप्लाइड फिलॉसफी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, आप अपने आप को उस क्वेश्चन में घुसा दीजिए और जो पूछ रहा है अपने ऊपर उसको फील कीजिए, और आप क्या सोचते हैं एथिकल ही सोचिएगा, सही सोचिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा अगर क्वेश्चन पॉजिटिविटी की बात कर रहा है, और अगर क्वेश्चन नेगेटिविटी पूछ रहा है तो फुल्ली नेगेटिव सोचिएगा, गलत सोचिएगा, आपका आंसर 100% सही आएगा। 8 से कुछ 12 प्रश्न का फ्लक्चुएशन यहां मैं मान सकता हूं। स्टार्टिंग में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे इसके, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि सर कंटेंट नहीं है, तो ये बात आयोग को भी पता थी, तो आयोग ने स्टार्टिंग में इसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए। बट अभी कंटेंट भी है और अभी इसका समय भी है। डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस 3 से 4 आप मान के चलिए, थिंकर्स के 4 से 5, और करंट और मिसलेनियस मैक्सिमम रहेंगे इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूं फिलॉसफी के अंदर करंट अफेयर्स कैसे आते हैं, सुनने की कोशिश कीजिएगा। फिलॉसफी ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में पूरी वर्ल्ड में अभी काम चल रहा है, इंडिया में काम चल रहा है, हर जगह काम चल रहा है, यहां से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा बायोटेक्नोलॉजी, अपने आप में एक सेंसिटिव टॉपिक है। एनवायरमेंटल एथिक्स बोलने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल एथिक्स कोविड में हमने देख लिया। इस पूरी यूनिट में केवल आपकी एक एनवायरमेंटल एथिक्स एक ऐसा सेक्शन है जहां पर 3 दार्शनिकों के नाम दिए गए हैं, अर्डो लियोपार्ड, आर्निनियस और आगे पिटसिंगर। 3 थिंकर्स के स्पेशली या स्पेसिफिकली नाम दिए गए हैं इस यूनिट के अंदर। इट मींस इन तीनों में से किसी एक से प्रश्न आएगा, ये फिक्स है, कागज पर लिख लीजिए। कहां से आएगा? तो इनकी बुक्स भी पढ़िएगा, इनकी बुक्स पढ़ना मतलब सारी बुक्स नहीं पढ़नी है,
ऑल्डो लियोपार्डो की फेमस बुक कौन सी थी, आर्नियस की फेमस बुक कौन कौन सी थी, पीटर सिंगर की फेमस बुक कौन कौन सी, दो दो तीन तीन चार चार बुक्स पढ़ लीजिएगा, ज्यादा नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। इनकी थ्योरी क्या थी, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आने की संभावना मैक्सिमम रहती है इन तीनों से। ठीक है, ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरी यूनिट को अगर मैं खत्म करने की चेष्टा करूं, कोशिश करूं, एक दिन की यूनिट है, सिंगल डे यूनिट है ये सिंगल डे यूनिट है, एक दिन में खत्म होने वाली यूनिट है। अंदाजा आप लगा सकते हैं, बोनस, प्रॉपर बोनस यूनिट है। ठीक है, तो 10 यूनिट की हमने चर्चा की, 10 यूनिट के अंदर किसका क्या महत्व है, कहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किसे मैं छोड़ सकता हूं, किसे मैं पढ़ सकता हूं। बेसिकली अगर मैं पूरे सिलेबस को एक बार के लिए आपके सामने ओवरव्यू करूं, तो आपका सिलेबस कुछ इस तरीके से बटा हुआ है, इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी में बेसिक इंडियन, जहां पर वैदिक, चारवाक, जैन, बुद्ध, ये वो सब कुछ आ जाते हैं। बेसिक इंडियन के बाद इंडियन फिलॉसफी में ही आता है कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी, जहां पर आपके कंटेम्प्रेरी फिलॉसफर्स हैं, विवेकानंद, इकबाल, उपाध्याय जी और सब कुछ। इसी के अंदर आता है एथिक्स, जिसमें आपका गीता, पुरुषार्थ, कर्म, ये सब कुछ आता है। इसी के बाद इसी में आता है सोशल कंटेम्प्रेरी, सॉरी सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये 4 यूनिट सेम एज वेस्टर्न फिलॉसफी, प्लेटो, एरिस्टोटल। कंटेम्प्रेरी के अंदर आपके हमने जो देखा था स्टार्ट लास्ट के अंदर फ्रेगे है और बाकी सारे फिलोसफर्स जो हैं। एथिक्स के अंदर फेमिनिज्म वगैरह जो हमने देखा था, या फिर जो बाकी सेक्शन देखे थे, एज इट इज सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी, जो क्या क्या चलते हैं, आपके राइट्स चलते हैं, मार्क्सिज्म चलता है, ये सब कुछ इसके अंदर देखा जाता है। ये 8 यूनिट आपकी तैयार होती है। 9th यूनिट आपकी होती है वो है आपकी लॉजिक्स, और 10th है आपकी जो नई जोड़ी गई है अप्लाइड फिलॉसफी। इस तरीके से आपकी 10 यूनिट तैयार हो जाती है। इसी तरीके से इनका लेवल भी है। एथिक्स की मैं बात करूं, इसको मैंने आपके लिए बोनस कहा था। सोशल पॉलिटिकल की बात करूं, इसको भी मैंने आपके लिए बोनस बोला था। अप्लाइड फिलॉसफी की बात करूं, ये भी आपके लिए बोनस है। इट मीन्स तकरीबन 6 यूनिट ऐसी है जिनका औसत अगर मैं देखूं तो वो टफ नहीं है, वो बहुत हल्की है, बहुत इजी यूनिट में से उसे गिना जाता है। इसके अलावा अगर मैं बेसिक इंडियन और बेसिक वेस्टर्न की बात करूं, सिलेबस बहुत बड़ा है, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, कोई श्योरिटी नहीं रहती है। इस नजर से, इस नजरिए से वो थोड़ी सी टफ हो जाती है। उनको दोनों का जो स्टैंडर्ड है, बेसिक इंडियन का और बेसिक वेस्टर्न फिलॉसफी का, इन दोनों का जो लेवल है वो टफ कैटेगरी में आता है, ये टफ है। कंटेम्प्रेरी इंडियन और कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न की मैं बात करूं, चूंकि कंटेम्प्रेरी इंडियन में फिलोसफर्स कम है, तो वो बोनस तो नहीं है, बट वो इजी यूनिट है। सेम एज वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी थोड़ी सी आपके लिए टफ हो जाती है, क्योंकि उसमें थिंकर्स बहुत सारे हैं, तो आप इसमें ये तय नहीं कर सकते कि मुझे क्या पढ़ना है। लॉजिक्स वो तो एक्स्ट्रा टफ मान के चलिए एक बार के लिए आप। अब आप एक बार के लिए ओवरव्यू देखिए, 2, 2 4, ये 5, ये 6 यूनिट आपके लिए काफी आसान है। 1 यूनिट लॉजिक की आपके लिए काफी टफ है। 2 यूनिट इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी आप कर सकते हैं क्योंकि आपने किया हुआ है, बट वो आपका निर्णय है। 1 फिलॉसफी कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी थोड़ा सा मॉडरेट है, ये आपका निर्णय है, आपको उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं, तकरीबन 50 से 70 क्वेश्चंस यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आप थोड़ी सी मेहनत से सही कर सकते हैं। 70 क्वेश्चन के ऊपर सही करना ये तो आपकी अपनी काबिलियत है, आपकी मेहनत है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। देखिए, उसका कोई पैमाना नहीं है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। एक बच्चा 12 घंटे पढ़ता है, एक बच्चा 22 घंटे पढ़ता है, एक बच्चा 2 ही घंटे पढ़ता है, तो ये तो आपकी मेहनत है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। बट एक 50, 55, 60 ये क्वेश्चंस अगर कोई सही कर रहा है तो वो ठीक है, वो अच्छा है। इससे ऊपर जा रहा है तो देखिए वो तो अपने आप में अद्भुत है। तो हमारा लक्ष्य केवल नेट जेआरएफ है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाइए, उसके लिए एक तरीका बनाइए, उसके लिए एक सिस्टम बनाइए, उसके लिए एक पूरा का पूरा मैनेजमेंट बनाइए, एक मैकेनिज्म बनाइए, और उसके हिसाब से आपकी तैयारी शुरू कर दीजिए। उसमें फ़ायदा क्या होगा, अगर एक रोड मैप आपके पास होगा तो आपकी तैयारी उसी तरीके से आगे बढ़ेगी। रोड मैप नहीं होगा तो भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो